नमस्ते दोस्तों। सो देयर विल बी ओनली 10 क्वेश्चंस एंड हाउ मैनी डू यू नो। आप कितने क्वेश्चंस इसमें से जानते हैं? आप इसे कमेंट सेक्शन में ईमानदारी से बताइए कि आपने आउट ऑफ 10 यदि आप 6 या 7 क्वेश्चंस को सॉल्व कर ले रहे हैं तो आप बहुत अच्छा कर रहे हैं। और इस 10 क्वेश्चंस के सहारे हम बहुत सारे क्वेश्चंस को और भी जानेंगे, बहुत सारे हम नॉलेज और भी लेंगे। सो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट वन। सो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अकॉर्डिंग टू फ्रीडमैन द कंजप्शन ऑफ अ हाउस होल्ड डिपेंड्स ऑन। सो देखो, फ्रीडमैन ने 1957 में परमानेंट इनकम हाइपोथेसिस दिया था। परमानेंट इनकम हाइपोथेसिस, उसमें इन्होंने कहा था कि जो कंज्यूमर होगा उसका जो कंजम्पशन होगा वो परमानेंट इनकम पर डिपेंड करेगा, ना कि ट्रांजिटरी इनकम पर। परमानेंट इनकम कौन सी इनकम होती है? परमानेंट इनकम ऐसी इनकम होती है जो कि फ्यूचर में कंटिन्यू बने रहने की संभावना जिसकी रहती है, उसे परमानेंट इनकम कहते हैं। इसके साथ ही और 3 हाइपोथेसिस आती हैं जिनका नाम आता है, मैं आपको बताता हूँ। एक आता है एब्सोल्यूट इनकम हाइपोथेसिस। एब्सोल्यूट इनकम हाइपोथेसिस इसको दिया था J.M. कीन्स ने 1936 में। एक आता है रिलेटिव इनकम हाइपोथेसिस। रिलेटिव इनकम हाइपोथेसिस इसको दिया था J.S. डसनबरी ने 1949 में दिया था। एक आता है लाइफ साइकिल हाइपोथेसिस। लाइफ साइकिल हाइपोथेसिस इसको दिया था 1950 में 3 लोगों ने मिलकर। 1950 में दिया था इसको 3 लोगों ने मिलकर, मोदिग्लियानी, ब्लूमबर्ग एंड एंडो। सो ये सब आप इन डेट्स को नोट कर लीजिएगा क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन में पूछे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स एंड सेलेक्ट द राइट आंसर्स फ्रॉम द कोड गिवन बिलो। तो एजर्शन दे रखा है, रीजन दे रखा है। देखो एजर्शन क्या दे रखा है, एट लोअर रेट ऑफ इंटरेस्ट देयर इज अ ग्रेटर इंड्यूसमेंट टू इन्वेस्टमेंट। कीन्स कहते हैं कि जब रेट ऑफ इंटरेस्ट कम होगा तो इन्वेस्टमेंट क्या होगा, वो बढ़ जाएगा। रीज़न क्या देखें, एट द लोअर रेट ऑफ इंटरेस्ट सप्लाई प्राइस ऑफ कैपिटल इज लो। देखो रेट ऑफ इंटरेस्ट को क्या कहा इन्होंने, सप्लाई प्राइस ऑफ कैपिटल कहा है, यानी कैपिटल की सप्लाई के कॉस्ट है, सप्लाई कॉस्ट ऑफ कैपिटल है, सप्लाई प्राइस ऑफ कैपिटल है। तो जब रेट ऑफ इंटरेस्ट लो हो जाएगा तो सप्लाई प्राइस ऑफ कैपिटल भी लो हो जाएगी। यानी जो एजर्शन है वो रीज़न है, दोनों सही हैं, और जो रीज़न है वो एजर्शन की सही व्याख्या कर रहा है। तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द शेप ऑफ द लॉन्ग रन फिलिप्स कर्व। देखो फिलिप्स कर्व की जब बात आती है तो इसको A.W. फिलिप्स ने दिया था। A.W. फिलिप्स ने दिया था, और इसे कब दिया था, 1958 में दिया था। इन्होंने क्या बताया था, इन्होंने कहा था कि फिलिप्स कर्व क्या शो करता है, फिलिप्स कर्व शोज द ट्रेड ऑफ बिटवीन रेट ऑफ इन्फ्लेशन एंड रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट। जब शॉर्ट रन की बात करते हैं तो शॉर्ट रन फिलिप्स कर्व जो है वो डाउनवर्ड स्लोपिंग होता है, लेकिन जब लॉन्ग रन, चूंकि यहाँ क्वेश्चन पूछा है लॉन्ग रन फिलिप्स कर्व कैसा होगा, तो लॉन्ग रन फिलिप्स कर्व जो है वो वर्टिकल स्ट्रेट लाइन होता है। ओके, तो बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट अफेक्ट द वॉल्यूम ऑफ मनी सप्लाई इन द इकोनॉमी। जो दे रखे हैं जिन 4 ऑप्शन, हाउस होल्ड कैश होल्डिंग, बैंक्स कैश होल्डिंग, बैंक्स डिपॉजिट विद द सेंट्रल बैंक एंड द कैश रिजर्व रेशियो। देखो आप समझने की कोशिश करो कि वॉल्यूम ऑफ मनी की बात करी जा रही है, मनी सप्लाई की इन द इकोनॉमी की बात की जा रही है। तो अगर हाउस होल्ड क्या करेगा, मनी को अपने पास होल्ड कर लेगा तो इकोनॉमी में मनी सप्लाई कम हो जाएगी, तो ये बिल्कुल इम्पैक्ट करेगा वॉल्यूम ऑफ मनी सप्लाई को। अगर बैंक क्या करे, लोन देना बंद कर दे, अपने पास कैश होल्ड कर ले और कहे हमारे पास कैश नहीं है, तो क्या होगा, इकोनॉमी में मनी सप्लाई की क्राइसिस आ जाएगी और मनी सप्लाई कम हो जाएगा, वॉल्यूम ऑफ मनी सप्लाई कम हो जाएगा। अगर कैश रिजर्व रेशियो CRR अगर RBI बढ़ा देती है या सेंट्रल बैंक बढ़ा देती है तो क्या होगा, मनी सप्लाई कम हो जाएगा। लेकिन जो बैंक डिपॉजिट विद द सेंट्रल बैंक, यानी अगर हम इसकी बात करें तो दिस इज द राइट आंसर, बैंक्स डिपॉजिट विद द सेंट्रल बैंक, यानी बैंक क्या करेगा, अपने डिपॉजिट्स को सेंट्रल बैंक के पास रखेगा, जिसका सप्लाई ऑफ इकोनॉमी पर कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ता है। सो अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5, मैच द फॉलोइंग एंड सेलेक्ट द करेक्ट आंसर फ्रॉम द कोड गिवन बिलो। तो ग्रुप 1 को ग्रुप 2 से मिलाना है, और मैं फिर बता रहा हूँ आपसे कि ये क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, साथ में इनका मैं जिस तरह अभी आपको बताने जा रहा हूँ वो आप नोट कर सकते हैं। अगर एशियन ड्रामा की बात करें तो एशियन ड्रामा का पहले तो समझिए पूरा नाम क्या होता है। एशियन ड्रामा का जो बुक है इसका पूरा नाम है एशियन ड्रामा एन इंक्वायरी इनटू द पॉवर्टी नेशंस। अगर एन इंक्वायरी की बात आई है तो आप मुझे बताइए कि 1776 में
एडम स्मिथ की बुक वेल्थ ऑफ नेशन का पूरा नाम क्या है? आप कमेंट सेक्शन में इसका भी आंसर करिए कि वेल्थ ऑफ नेशन का पूरा नाम क्या है। 1776 में एडम स्मिथ ने ये बुक लिखी थी। तो एशियन ड्रामा किसने लिखी है? एशियन ड्रामा लिखी है गुन्नार मिडल ने, गुन्नार मिडल, यानी फर्स्ट का 3 देखो। अब फर्स्ट का 3 केवल एक ही में मिला है तो बी ऑप्शन सही होगा, आप जानते हैं, लेकिन थोड़ा हम और जानते हैं। गुन्नार मिडल ने कब लिखी थी बुक? गुन्नार मिडल ने इसको 1968 में लिखी थी। ओके, क्या बुक का पूरा नाम क्या है? एशियन ड्रामा एन इंक्वायरी इनटू द पोवर्टी नेशंस, गुन्नार मिडल ने लिखी। चॉइस ऑफ टेक्निक जो है इसको अमर्त्य सेन ने 1965 में लिखा। इसको अमर्त्य सेन ने 1965 चॉइस ऑफ टेक्निक का पूरा नाम क्या था? एन एसेट, इसका पूरा नाम था चॉइस ऑफ टेक्निक एन एस्पेक्ट ऑफ द थ्योरी ऑफ प्लान्ड इकोनॉमिक डेवलपमेंट। इसका पूरा नाम था चॉइस ऑफ टेक्निक एन एस्पेक्ट ऑफ द थ्योरी ऑफ प्लान्ड इकोनॉमिक डेवलपमेंट। मैं यहाँ लिख नहीं पा रहा हूँ इसलिए मैं आपको बार बोल रहा हूँ ताकि आप इसको नोट कर लें। अहमद सेन ने इसको 1965 में दिया था। स्टेजेस ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ, आप इसको जानते हैं कि वाल्ट व्हिटमैन रोस्टो, डब्ल्यू रोस्टो ने इसको 1960 में लिखा था। इन्होंने। एंड द लास्ट है स्ट्रेटजी ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट। लिखा था अल्बर्ट ओ हर्ट्समैन। ये अल्बर्ट ओ हर्ट्समैन 1958 में लिखा था इन्होंने। इसको 1958 में लिखा था, जिस सन में क्या आया था? फिलिप्स करवाया था। सो बी इज़ द राइट आंसर, और आप इसे नोट डाउन कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 6, पॉइंट आउट द करेक्ट ऑर्डर इन विच द फॉलोइंग मेजर इज डेवलपमेंट। अब पहले कौन आया इसको हम बताना है। तो देखो, पहले पर कैपिटा इनकम आया। कौन आया? पर कैपिटा इनकम। एक्चुअली ये इंग्लैंड में यूज़ हुआ था 1270 से लेकर 1650 तक, 1650 के बीच में ये यूज़ हुआ था, लेकिन ये 1950 के बाद से ज़्यादा पॉपुलर हुआ। तो पहले आया पर कैपिटा इनकम, उसके बाद आया फिजिकल क्वालिटी लाइफ इंडेक्स PQLI, जिसको 1979 में डेविड मॉरिस ने प्रेजेंट किया था। और उसके बाद आया HDI यानी ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, ये आया 1990 में, 1990 में आया, जिसको दिया महमूद उल हक ने, और वर्तमान समय में इसको यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम जो है जारी करता है। तो D इज़ द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 7 अबाउट विच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन सेटिस्फाइज द कंडीशन ऑफ स्टेबल ग्रोथ इन हेराल्ड-डोमर मॉडल। देखो, हेराल्ड-डोमर ये कोई एक मॉडल नहीं था। डोमर ने मॉडल दिया था 1939 में, और हेराल्ड ने अपना मॉडल दिया था 1946 में। ओके, और इस क्वेश्चन के अनुसार क्या है? कंडीशन ऑफ द स्टेबल ग्रोथ कब होती है? जब एक्चुअल ग्रोथ रेट, वारंटेड ग्रोथ रेट और नेचुरल ग्रोथ रेट आपस में बराबर होते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8, द मंडल मॉडल अ कंट्री शुड। मंडल फ्लेमिंग मॉडल आया था जो कि ISLM से रिलेटेड था, और इनके अनुसार एक कंट्री को एक्सचेंज कंट्रोल पर ज़्यादा ध्यान देना चाहिए देन मॉनेटरी और फिजिकल पॉलिसी, एंड D इज़ द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 9 इज अबाउट विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट ग्रीन रेवोल्यूशन इज करेक्ट। ग्रीन रेवोल्यूशन आप जानते हैं 1966 की बात कर रहे हैं अगर इंडिया में बात कर रहे हैं तो, और इंडिया में जो ग्रीन रेवोल्यूशन के फादर माने जाते हैं उन्हें MS स्वामीनाथन माने जाते हैं। अगर वर्ल्ड के फादर कहें जो तो नॉर्मन डी बोरलॉग माने जाते हैं। ओके, अगर आप कारणों की बात करें तो ग्रीन रेवोल्यूशन वाज ड्यू टू लैंड रिफॉर्म, बिल्कुल सही, लैंड रिफॉर्म के कारण था। ग्रीन रेवोल्यूशन वाज ड्यू टू द इंट्रोडक्शन ऑफ हाई एल्डिंग वैरायटी सीड्स, बिल्कुल ये भी सही है। ग्रीन रेवोल्यूशन वाज ड्यू टू इंक्रीज यूज़ ऑफ फर्टिलाइजर, बिल्कुल फर्टिलाइजर का यूज़ हुआ था उसमें। ऑल ऑफ द अबव, बिल्कुल डी आंसर इज द राइट आंसर। ओके, एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन एंड द लास्ट ऑफ दिस वीडियो, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट एंड सेलेक्ट द करेक्ट आंसर फ्रॉम द कोड गिवन बिलो। सो एजर्शन दे रखा है एंड रीजन दे रखा है। एजर्शन क्या है? फ्री ट्रेड अमंग नेशन विल इंक्रीज वर्ल्ड आउटपुट एंड इनकम, बिल्कुल सही है। जब फ्री ट्रेड होगा तो वर्ल्ड में क्या होगा?
आउटपुट भी बढ़ेगा और इनकम भी बढ़ेगा। लेकिन अगर रीज़न की बात करें तो लेस डेवलप्ड कंट्रीज़ डू नॉट शेयर इक्वली इन द गेन फ्रॉम ट्रेड। कह रहा है कि जो लेस डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं वो ट्रेड से इक्वली गेन नहीं करती। ये बिल्कुल गलत बात है, क्योंकि जब ट्रेड होगा ना तो आप इक्वली गेन करेंगे, क्योंकि तभी आप ट्रेड करेंगे। अगर ट्रेड होगा आप दो कंट्रीज़ के बीच में, तो चाहे वो लेस डेवलप्ड कंट्रीज़ हों या डेवलप्ड कंट्रीज़, जब वो आपस में ट्रेड करेंगे तो इक्वल गेन करेंगे, तभी वो ट्रेड करेंगे। सो स्टेटमेंट ए इज़ करेक्ट बट बी इज़ रॉन्ग। सो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो, so please like this video, share with your friends and subscribe this channel and press the bell icon for more videos. Thanks for watching. Be careful. Bye bye.